हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हो, सेशन के बारे में और सीरीज के बारे में हम लोगों की क्लास 11th की क्लासेस भी रोजाना चल रही है। क्लास 12th के लेक्चर्स भी रोजाना अपलोड हो रहे हैं। और अगर क्लास 11th क्लास 12th आप कर चुके हो और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट हो या वो एमयू बीटेक हो या वो जेडबलई मेंस हो, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। किस तरीके से क्लास अपलोड होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जब आप चैनल पर विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के दो तरीके की प्लेलिस्ट वहां पर आपको दिखती है, 11th के नाम से और 12th के नाम से। अगर आप 11th वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां पर आपको 11th के लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप 12th वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां पर आपको क्लास 12th के लेक्चर्स मिलेंगे। चाहे आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप पीसीएम से हो या आप पीसीबी से हो, चाहे आप 11th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो, रोज ही एक लेक्चर हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में ऐड हो जाता है, अपलोड हो जाता है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एज यू नो आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। जो क्लास 11th की मैथमेटिक्स आपको पढ़ाता है और जो क्लास 12th की मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ाता है। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 11th की प्लेलिस्ट में अगर आप मैथ्स वाले कॉलम में आओगे तो मैथ्स के 11th के चैप्टर्स वहां अपलोड होते हैं, रोजाना वीडियो अपलोड होती है, वहां पर आपको मिल जाएगा। 12th के हो, अगर आप अभी 12th में हो तो 12th के मैथ्स की रोज एक वीडियो वहां पर अपलोड होती है और आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की तो हम 12th की बात करते हैं, क्योंकि अभी 12th की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो 12th की अगर बात करें तो 12th में मैंने स्टार्ट करा था मैट्रिसेस चैप्टर से। मैट्रिसेस चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाया। फिर मैंने दूसरा चैप्टर डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट मैंने डिटेल में पढ़ाया। फिर मैंने तीसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लास्ट लेक्चर में ही खत्म करा। लगभग उसकी 11 क्लासेस 11 लेक्चर्स हमने लिए। और आपने अगर वो सीरीज पूरी देखी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट करा था और बहुत एडवांस लेवल तक लेकर के गए। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत क्लियर होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैलकुलस। ठीक है, जब भी 12th क्लास का जिक्र होता है, जब भी 12th मैथ्स की बात होती है, तो बच्चों के दिमाग में जो एक फियर है, जो एक डर है, वो आ जाता है कैलकुलस का। बेटा, अगर आप ये सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो कैलकुलस वाली, तो आज से कैलकुलस का जो डर है वो खत्म होने वाला है। आपको कमांड आने वाली है कैलकुलस पर। अकेला 12th का 50% पोर्शन जो है वो कैलकुलस का होता है। आज हमारा कैलकुलस का लेक्चर नंबर 1 रहेगा। ठीक है, आज हमारा कैलकुलस का लेक्चर नंबर 1 रहेगा। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 बहुत डिटेल में बेसिक से बात करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और बहुत कब हम बेसिक से मॉडरेट और कब हम बेसिक से मॉडरेट और मॉडरेट से एडवांस की तरफ पहुंच जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। सीरीज में कितने लेक्चर्स होंगे मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लगभग एक बुक पूरी, आप जानते हो पूरी एक बुक हमारी 12th की कैलकुलस पर ही बेस्ड है। तो बहुत अच्छे से पैक होकर के बैठ जाइए कैलकुलस को समझने के लिए। अब मैं कहां से ये स्टार्टअप हुआ, कहां से ये बात आई, ये सोच कहां से आई, उसके साथ हम बिल्कुल लास्ट तक बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैलकुलस के बारे में। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, तो जो फाउंडेशन है, या आप ऐसे समझो, जो हमारे पास ये वर्ड है कैलकुलस, जो हमारे पास ये वर्ड है कैलकुलस, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है हमारे पास पहला पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक है हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस। एक है हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है,
अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो कैलकुलस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ये दोनों पार्ट पढ़ेंगे, कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये दोनों पार्ट में आते, कोई स्टूडेंट है उसे डिफरेंशियल कैलकुलस भी आता है और इंटीग्रल कैलकुलस भी आता है, तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस अगर संभाल लिया, दोनों चीजें पढ़ ली, तो कैलकुलस के राजा हो गए, कैलकुलस के बादशाह बन गए अपने लोग, ठीक है, किंग ऑफ द कैलकुलस बन गए, ठीक है। अब कैलकुलस में एंट्री मानने के लिए बोलते हैं ना, जिसकी दमदार एंट्री होती है एंडिंग उसका परफेक्ट होता है। अगर आपकी एंट्री ही बेकार है तो फिर एंड बेकार नहीं होगा। जैसे अगर आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी, फिल्म्स आप लोग देखते होंगे, वेब सीरीज आपने देखी होंगी बहुत सारी, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जिस वेब सीरीज का, जिस मूवी का, जिस फिल्म का एंट्री अगर हीरो या विलन की धमाकेदार है, यानी उसकी एंट्री एकदम मजा आ गया एंट्री पे, तब हम समझ जाएंगे एंट्री देख के कि जो फिल्म की एंडिंग है, जो वेब सीरीज की एंडिंग है, वो भी धमाकेदार होने वाली है, बढ़िया क्लाइमैक्स होगा, ठीक है। उसी तरीके से कैलकुलस में अंदर आने के बाद हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ेंगे, लेकिन कैलकुलस को बढ़िया तरीके से खत्म करने के लिए हमारी कैलकुलस में जो एंट्री है, जो कैलकुलस में घुस रहे हैं, वो धमाकेदार होना चाहिए। और उसको धमाकेदार बनाने के लिए कैलकुलस में जाने से पहले जो हमारी राइड है वो है बेटा फंक्शंस। अगर आपको फंक्शंस समझ में आते हैं, फंक्शंस में क्लैरिटी है कि कोई भी फंक्शन पूछ लो मैं आंसर बता दूंगा, किसी भी फंक्शन का ग्राफ मुझे दिखा दो मैं आंसर बता दूंगा, तो फिर हमारी कैलकुलस में घुसने की जो एंट्री है वो बेहद स्ट्रांग है। तो कैलकुलस में जाने से पहले मैं कैलकुलस की एंट्री स्ट्रांग करवाऊंगा, नींव स्ट्रांग करवाऊंगा। जो हमारी फाउंडेशन है कैलकुलस की वो है फंक्शन। इस बात को मैं लिख लेता हूं, ठीक है, नोट, इस बात को नोट करेंगे। क्या क्या है वो बात? नॉलेज ऑफ फंक्शंस, नॉलेज ऑफ फंक्शंस, knowledge of functions is the foundation of calculus, of calculus। यानी ये जो वर्ल्ड है कैलकुलस, ये जो दुनिया है कैलकुलस जिसमें हम जाना चाहते हैं, इस दुनिया में जा ही नहीं सकते, या अगर चले गए तो मजा नहीं कर पाएंगे अगर अपने पास फंक्शन की पूरी नॉलेज और सही नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलस में जाने से पहले हमें नॉलेज ऑफ फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। फंक्शन जो है वो कैलकुलस का फाउंडेशन है। तो कैलकुलस में एंट्री करना चाहते हैं लेकिन पहले फंक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जितना अच्छा फाउंडेशन होगा उतना जबरदस्त तरीके से, उतने जबरदस्त मेंस के कॉन्सेप्ट, एमयू बीटेक के कॉन्सेप्ट कैलकुलस से रिलेटेड सीख पाएंगे। तो पहले फंक्शन की डिटेल नॉलेज लेंगे। आप मान लो कैलकुलस स्टार्ट हो गई, मान लो, ठीक है, लेकिन पहले हम फंक्शंस कंप्लीट करेंगे। एक बात और, जो कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं वो इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, कैलकुलस इन वन वेरिएबल, ठीक है, कैलकुलस इन वन वेरिएबल हम पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस भी हम वन वेरिएबल में पढ़ते हैं, इन वन वेरिएबल। ये हमारे मेंस का सिलेबस भी यही है, जेडबलई मेंस का, बीटेक का सिलेबस भी यही है, 12th बोर्ड का सिलेबस भी यही है कि हमें, क्योंकि फंक्शन एक वेरिएबल में पढ़ना है इसीलिए कैलकुलस भी एक वेरिएबल में पढ़नी है, ठीक है। इन वन वेरिएबल कैलकुलस हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट अस लेक्चर नंबर 1 में फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मैं फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका थोड़ा पार्ट अगर आप चैनल पर आकर क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्लास 11th की प्लेलिस्ट में भी मैंने एक चैप्टर पढ़ाया रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से, ठीक है। तो बच्चों को 11th का भी रिवाइज हो जाएगा, 12th में भी हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों जगह है। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं 12th क्लास का चैप्टर मान लें
या 11th क्लास का चैप्टर मान लें, पूरी नॉलेज फंक्शन की आपको देने वाला हूं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना कैलकुलस है, दो चीजें पढ़नी है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम फंक्शंस की नॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कैलकुलस का फाउंडेशन है। तो लेट अस टॉक अबाउट फंक्शन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर फंक्शंस पे बात करेंगे। ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं डिटेल में सारा डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, ठीक है। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस क्या है? फंक्शंस सम special type of relation, some special type of relation, some special type of relations are called some special type of relations are called functions, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप की रिलेशन को हम फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस क्या है? सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस आर फंक्शन। कुछ स्पेशल टाइप की रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। अब क्या स्पेशलिटी है उसमें वो देखते हैं। लेट अस टेक दिस इज अवर सेट ए एंड दिस इज अवर सेट बी, ठीक है। दो सेट मैंने ले लिए, सेट ए और सेट बी, ओके। इस सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी और ई, ठीक है। और ये मेरा ए से बी तक एक फंक्शन डिफाइंड, ठीक है। ये मेरा ए से बी एक फंक्शन डिफाइंड है। 1 ए से कनेक्टेड है, 2 बी से कनेक्टेड है, 3 सी से कनेक्टेड है और 4 डी से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो मेरा बच्चों ई है, ई मेरा किसी से कनेक्ट नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिख रहा हूं, आप मेरी क्लास 11 की सीरीज देखोगे उसमें भी मैंने लिखी हुई है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली बात to be a function, there are two important rules. ठीक है। To be a function there are two important rules. फंक्शन होने के लिए, किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहने के लिए कि ये फंक्शन है, देयर आर टू इंपॉर्टेंट रूल्स। दो इंपॉर्टेंट बड़े रूल्स, वो क्या है? पहला रूल क्या है? पहला रूल, every element of A is connected with some element of B, ठीक है। या इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि every element of A has its image in B, ठीक है। दूसरी बात, this image is unique, this image is unique,
यूनिक बोल लो, है ना, दिस इमेज इज यूनिक, यूनिक ही बोलो, ये जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें किसी रिलेशन में दिखती हैं तो वो रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी रिलेशन का फंक्शन होने के लिए ये शर्त होना लाजमी है। वो शर्त क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स, क्या लगा हुआ है, एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट, हर एलिमेंट किसका, सेट ए का, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट, ओके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए विद सम एलिमेंट ऑफ बी, विद सम एलिमेंट ऑफ बी, सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से। सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। There is no requirement of the connection of all the elements of set B. Set B के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है सेट ए के सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स। मैं ऑल पे इतना जोर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये तरीका है चेक करने का कि रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ओके। तो सेट ए के सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कनेक्टेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। भैया बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो या ना हो, डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता अपने को। फर्क किससे पड़ता है, ए से। ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ओके। तो क्या ये पहली वाली बात इसमें फॉलो हो रही है, हाँ जी हो रही है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और वो सारे कनेक्टेड है, सारे। क्या कोई एलिमेंट ऐसा है सेट ए में जो बच रहा हो, नहीं है। कोई भी एलिमेंट सेट ए में ऐसा नहीं है जो बच गया, सारे एलिमेंट कनेक्टेड है। 1 भी कनेक्टेड, 2 भी कनेक्टेड, 3 भी कनेक्टेड, 4 भी कनेक्टेड। यानी ये पहली वाली बात फॉलो कर रहा है, ओके। या इसको ऐसे समझो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इट्स इमेज इन बी। सेट ए का हर एलिमेंट बी में एक इमेज क्रिएट कर रहा हो। जैसे इस 1 की इमेज यहां पर ए है, इस 2 की इमेज यहां पर बी है, इस 3 की इमेज यहां पर सी है, इस 4 की इमेज यहां पर डी है। तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर, सेट बी में अपनी इमेज क्रिएट कर रहा है, ओके। दूसरी बात क्या है, दिस इमेज इज यूनिक। ये जो इमेज है, ये जो इमेज है बेटो, बच्चों, ये इमेज यूनिक होनी चाहिए। ये इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यानी इस 1 की इमेज, इस 1 की इमेज ये ए है, ठीक है। इस 1 की इमेज ये ए है, ये यूनिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि इस 1 की इमेज बी भी हो जाए, ये ना हो। ये इमेज यूनिक होनी चाहिए। यानी 1 ए से कनेक्ट है तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर, आप ये नहीं बोल सकते कि सर 1 ए से भी, जैसे ये देखो ये 4 डी से कनेक्ट है तो आप ये नहीं बोल सकते सर ये 4 ई से भी कनेक्टेड है, ये नहीं होना चाहिए। यानी इस 4 की 2 इमेज हो गई, यहां पर एक हो गई डी और एक हो गई, ये नहीं होना चाहिए। यूनिक इमेज हो, यानी एक ही इमेज हो, इस 4 की एक ही इमेज हो सकती है, या तो डी या तो ई, तो हमें ये नहीं हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसा कर दूंगा, 4 को इससे भी कनेक्ट करा दूंगा ऐसे, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 की 2 इमेजेस हो गई, एक इमेज हो गई डी, एक इमेज हो गई, देखो पहली वाली बात तो फॉलो हो रही है कि सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है बी से। लेकिन बच्चों ये जो सेट ए है, इसका ये जो एलिमेंट है 4, इसकी यहां पर इमेज यूनिक नहीं है, अकेली नहीं है, 2 है। एक तो डी है और एक ई है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात ये बात नहीं हो सकती, ओके, ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक एलिमेंट से 2 एरो ना निकल रहे हो, ऐसा समझो, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। अब ये हमारा फंक्शन है ना। तो अब ये मेरा फंक्शन है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा एक फंक्शन है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि फंक्शन क्या होता है,
उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी कि सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए बी से, दूसरा वो जो इमेज बन रही है वो यूनिक होनी चाहिए। तो उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी से इसको नोट करेंगे। ओके, अब इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट अस टेक मैं आपको 4 डायग्राम्स दिखाता हूं, ठीक है। तो एक तो हमारा डायग्राम ये है, ठीक है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और ये ए से बी डिफाइंड है, ठीक है। इसमें एलिमेंट है मेरे 1 2 3 4 एंड 5। इसमें एलिमेंट है मेरे ए बी सी डी और ई, ठीक है। और यहां कनेक्शन हो रहा है, यहां कनेक्शन हो रहा है 1 से ए का, 2 से बी का, 3 से बी का, 4 से सी का और 5 से डी का, ठीक है। एक हमारे पास ये एग्जांपल हो गया। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और ले लेते हैं। ये है हमारे पास सेट ए, ये है हमारे पास सेट बी, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये भी एक रिलेशन है, 1 ए से कनेक्ट है, 2 बी से कनेक्ट है, 3 सी से कनेक्ट है, 4 डी से कनेक्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक दिस सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। क्लैरिटी बेटा हमें उन्हीं दोनों पॉइंट्स में लानी है, उन्हीं दोनों पॉइंट्स में क्लैरिटी लानी है। उसके लिए 4 एग्जांपल बहुत है, आपको समझ आ जाएगा। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। दिस इज ए बी सी डी और ई, ठीक है। 1 कनेक्ट है ए से, ठीक है, और 1 कनेक्ट है बी से, 2 कनेक्ट है सी से, 3 कनेक्ट है डी से, 4 कनेक्ट है ई से और 5 कनेक्ट है डी से, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ए बी सी डी 1 2 3 4 5, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, सी 3 से कनेक्ट है और डी 4 से कनेक्ट है, ठीक है। अब इनको अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इनको अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इन चारों मैपिंग्स को आप ऑब्जर्व करो। सिर्फ 2 चीजें ऑब्जर्व करनी है। पहली चीज क्या है, पीछे मैंने बताया, पहली चीज क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has some image in B, और दूसरी बात, this image is unique, वो इमेज कैसी होनी चाहिए, वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। यही आपकी डेफिनेशन है फंक्शन की। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यही फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। यही हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है। तो क्या है, आइए देखते हैं। एक तो पहली बात बोल रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सम इमेज इन बी। सेट ए का हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी में, यानी सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड हो। तो 1 2 3 4 5 सेट ए के 5 एलिमेंट है, पांचों कनेक्टेड है, ओके। और दूसरी बात, ये जो इमेज हो वो यूनिक हो, 1 की इमेज ए है, परफेक्ट, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज बी है, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज बी है। ये यूनिकनेस डिफाइन कर रहा है। हाँ, ये चल जाएगा, ये बात तो यहां चल जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 जो है
टू, टू की इमेज हमारी बी है, और 3 जो है 3 की इमेज भी बी है। क्या ये यूनिकनेस डिफाइन कर रहा है? जल्दी बताओ, क्या ये मेरी सेकंड वाली बात फॉलो कर रहा है? क्या मेरी ये सेकंड वाली बात फॉलो हो रही है? ये यूनिकनेस डिफाइन हो रही है कि दो एलिमेंट हमारे कनेक्टेड है, दो एलिमेंट हमारे कनेक्टेड है, ठीक है, 2 भी बी से कनेक्ट है और 3 भी बी से कनेक्ट है, यानी 2 की यूनिक इमेज बी है और 3 की हमारी यूनिक इमेज भी बी है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये चल जाएगा, ये चीज तो चल जाएगी। 4 की इमेज सी है, 5 की इमेज डी है, तो ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। एक जिसको समझ में ना आ रहा हो ना, जिसको थोड़ी भी कंफ्यूजन है, तो वो ये समझ ले, दिस इज द सेट ऑफ बेबीज, ये बेबी का सेट होता है, और दिस इज द सेट ऑफ फादर, ऐसे समझे। ये सेकंड वाला पॉइंट जिसको क्लिक नहीं हो रहा ना, वो ऐसे समझे कि सेट ए को आप मान लो ये सेट ऑफ बेबी है, और सेट बी मान लो आप ये फादर का सेट है। तो आप देख रहे हो कि 1 के जो पापा हैं उनका नाम ए है, 1 के पापा ए है, 2 बी से कनेक्टेड, 2 के पापा बी हैं, 3 भी बी से कनेक्टेड यानी 3 के पापा भी बी हैं। ये तो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मेरे फादर और मेरी बहन के फादर एक ही है। उसी तरीके से 2 के फादर भी बी है और 3 के फादर भी बी है, तो ये चलेगा, ठीक है। 4 के फादर सी हैं, 5 के फादर डी हैं, और ई बच गया, ई किसी के फादर नहीं, ये फंक्शन है, ठीक है। इधर देखो, 1 के ये हमारा बेबी हो गया, ये हमारा फादर हो गया, 1 के फादर ए है, 2 के फादर बी है, 3 के फादर सी है, 4 के फादर डी है, चमक रहा है। लेकिन 5 बच रहा है, और यहां लिख रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। यहां 5 बच गया, यहां बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, सेट बी में कोई एलिमेंट बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए को कनेक्ट करना है, सेट ए के हर एलिमेंट का कनेक्शन बनाना है। तो ये क्योंकि सेट ए में बचा है, इस वजह से ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये बच्चों मेरा फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसको देखते हैं, 1 ये हमारा बेबी हो गया, ये हमारा फादर हो गया, 1 के जो फादर है वो ए है, और 1 बी से भी कनेक्ट है, यानी 1 के फादर बी भी है। ऐसा नहीं हो सकता, एक बच्चे के दो पिता, एक बच्चे के दो पापा, एक बच्चे के दो फादर नहीं हो सकते। 1 के फादर ए हैं और 1 के फादर बी भी हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि 2 के पापा का नाम बी है और 3 के पापा का नाम भी बी है, मतलब ये 2 और 3 भाई बहन है, हाँ या ना भैया। 2 के पापा जो है वो बी है और 3 के पापा भी बी है, ये तो पॉसिबल है। दो बच्चों के एक पापा हो सकते हैं, मेरे और मेरी बहन के जो पापा हैं वो एक ही हैं, आपके और आपकी बहन के और आपके भाई के जो फादर होंगे वो एक ही होंगे, ये तो पॉसिबल है। लेकिन सेट ए के एक एलिमेंट से दो एरो नहीं निकलना चाहिए, सेट ए के एक एलिमेंट से दो कनेक्शन ना हो रहे हो, जैसे ये हो रहा है। 1 के फादर ए बी है, 1 के फादर बी बी है, ये तो बात गड़बड़ है, ये तो हो ही नहीं सकता। या तो ए होंगे या तो बी होंगे, दो पापा नहीं हो सकते, यानी ये वाली बात फॉलो नहीं हो रही। इमेज 1 की यूनिक नहीं है, इमेज 1 की यूनिक नहीं है। कभी आप बोल रहे हो सर ए इमेज है, कभी बोल रहे हो बी इमेज है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन नहीं है, ये भी मेरा फंक्शन नहीं है। इसे चेक करते हैं, ए बी सी डी चारों एलिमेंट कनेक्टेड है, ऑल द एलिमेंट कनेक्ट हो गए, पहली बात क्वालिफाइड। दूसरी बात, 1 के पापा, ए के पापा 1 है, बी के पापा 2, सी के पापा 3, डी के पापा 4, 5 बचा, तो सेट बी में कुछ बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, ये मेरा फंक्शन है, इसको आप फंक्शन बोलोगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे एग्जाम्पल से आपको फंक्शन की क्लैरिटी आ गई है, हम देख करके बता सकते हैं फंक्शन क्या है। एक बात ध्यान में रखना, दोबारा बोल रहा हूं, एक तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सेट ए का अगर कोई एलिमेंट बचा तो आप उसे फंक्शन नहीं बोलोगे, सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट हो, ठीक है। सेट बी में कोई बच जाए, सेट बी में कोई बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, लेकिन सेट ए का हर एलिमेंट करेक्ट। तो दूसरा, सेट ए के एक एलिमेंट से दो एरो ना निकल रहे हो, दो एरो ना निकल रहे हो, क्योंकि वो सेकंड वाले पॉइंट को वैलिड नहीं करेगा। ठीक है, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तरीका जिसको नहीं समझ में आया वो पहले वाले सेट को बेबी का सेट मान ले, दूसरे वाले सेट को फादर का सेट मान ले। जैसे यहां पर 1 के 2 के पापा बी और 3 के पापा बी, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि 2 के पापा भी बी है और 3 के पापा भी बी है, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है। भाई मेरे जो फादर है और मेरी बहन के जो फादर है वो एक ही इंसान है ना। आपके जो फादर है, आपके भाई के जो फादर है, आपकी बहन के जो फादर है, वो एक ही इंसान है ना। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ये बोल रहा है कि 1 के फादर ए भी है और 1 के फादर बी भी है, ये नहीं हो सकता। यूनिकनेस खत्म हो रही है। तो उम्मीद है फंक्शन में क्लैरिटी आ गई है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे बात करते हैं, ठीक है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स जो हम बात करते हैं, ये आइडिया हो चुका है कि फंक्शन होता क्या है। अब हम इसी में बात करते हैं, फंक्शंस के आगे डिटेल में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के तौर पर एक फंक्शन लिख लेता हूं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखेंगे। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, दिस इज सेट बी। इसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4। इसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास मान लो 2 4 6 या ए बी सी डी मान ले रहे हैं, ठीक है। ए बी सी डी और ई, ठीक है। 1 ए से कनेक्टेड है, 2 बी से कनेक्टेड है, 3 सी से कनेक्टेड है, 3 सी से कनेक्टेड है, या छोड़ो 3 डी से कनेक्टेड है, 4 ई से कनेक्टेड, ठीक है। 3 डी से कनेक्टेड है और 4 ई से। ये सी जो है हमारा वो बच गया है, सी जो है वो मेरा यहां पर बचा हुआ है। तो पहले तो ये क्लैरिटी ले लो, क्या ये ए से बी फंक्शन डिफाइंड है? ये फंक्शन मेरा ए से बी डिफाइंड है। फंक्शन तो है ये, क्यों है? क्योंकि दो बातें फॉलो कर रहा है। ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, सारे एलिमेंट देखो, 1 भी कनेक्टेड, 2 भी कनेक्टेड, 3 भी कनेक्टेड, 4 भी कनेक्टेड है। और अगर इसको बेबी और इसको फादर बोलूं तो 1 के पापा ए है, 2 के पापा बी है, 3 के पापा डी है, 4 के पापा ई है, यानी यूनिक इमेज है ना। बात फॉलो कर रहा है। सेट बी में सी बच रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरा फंक्शन है जो ए से बी डिफाइन है। इसको कैसे लिखते हैं? ये मेरा फंक्शन है जो ए से बी डिफाइन है, ऐसे लिखते हैं इसको, जो ए से बी डिफाइंड है, ठीक है। जो मेरा ए से बी डिफाइंड है, ठीक है। बल्कि मैं इसको ब्लैक से लिखता हूं। ये मेरा फंक्शन है जो ए से बी डिफाइंड, ठीक है। अब बात को सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि ऑल द एलिमेंट्स in set A are called inputs of the function, ठीक है। यानी सेट ए में अपने जितने भी एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट उस फंक्शन के इनपुट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनपुट कहलाते हैं। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखना चाहता हूं, डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ द फंक्शन are the set of the elements of set A, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट है अपने पास, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है अपने पास,
उन एलिमेंट्स के सेट को फंक्शन का डोमेन कहेंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई डीएफ, इट इज डिनोटेड बाई डीएफ से नोट करते हैं। यानी अगर मैं इस फंक्शन में डीएफ पूछ रहा हूं, इस फंक्शन का डीएफ पूछ रहा हूं कि इस फंक्शन का डीएफ क्या होगा, तो डीएफ क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए में जितने एलिमेंट है उनका सेट, तो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो डोमेन हो जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, और ये जो ए सेट है इसके एलिमेंट्स को हम इनपुट्स भी कहते हैं, तो मैं डोमेन को इनपुट्स भी बोल सकता हूं कि डोमेन क्या होते हैं? डोमेन क्या होते हैं? इनपुट्स ऑफ द फंक्शन, इनपुट्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के जो इनपुट्स हैं उनको डोमेन कहते हैं। और इनपुट्स क्या होते हैं? सेट ए के सारे एलिमेंट इनपुट होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि डोमेन वर्ड समझ में आ गया है अपने लोगों को कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है भाई? डोमेन इनपुट्स को कहते हैं, बात खत्म। डोमेन क्या होता है? इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन आर कॉल्ड डोमेन। फंक्शन के जो इनपुट होते हैं वही हमारे डोमेन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनपुट्स क्या होते हैं भैया? सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इनपुट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या डोमेन को मैं ये बोल सकता हूं कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो है वो डोमेन है? हाँ, सेट ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 मेरे डोमेन है। डिनोट कैसे करोगे? डिनोट कैसे करोगे? डीएफ, डीएफ का मतलब डोमेन ऑफ अ फंक्शन। दूसरी बात करते हैं, ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि भैया सेट ए के सारे एलिमेंट को कोई नाम दे रहे थे इनपुट मतलब डोमेन, तो सेट बी के एलिमेंट भी तो कुछ ना कुछ होंगे। हाँ होंगे। क्या होते हैं? all the connected elements of set B are called output or range of the function। आउटपुट और रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको अगर ध्यान से देखो तो जब मैंने डोमेन की बात करी थी तो मैं बोल रहा था इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो डोमेन है। लेकिन जब मैं रेंज या आउटपुट की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लगा है? सिर्फ कनेक्टेड एलिमेंट, सेट बी के सिर्फ कनेक्टेड एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट आउटपुट नहीं होते। ठीक है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। क्या भैया? सेट ए के सारे एलिमेंट को अगर ले लोगे, सारे ले लो, कोई भी मत छोड़ो, वो सारे के सारे एलिमेंट जो सेट ए में वो इनपुट्स कहलाते हैं और वो डोमेन कहलाते हैं। जैसे सेट ए में सारे एलिमेंट देखो तो ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये मेरे इनपुट्स हैं इस फंक्शन के, और ये मेरा डोमेन है इस फंक्शन का। लेकिन जब मैं आउटपुट की बात करूंगा, जब मैं रेंज की बात करूंगा, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि सर सेट बी के सारे एलिमेंट, ये नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? सर सेट बी के कनेक्टेड एलिमेंट जो ए के साथ कनेक्टेड है। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं रेंज को नोट करते हैं आरएफ से, अगर मैं रेंज पूछूंगा ना तो तुम ये नहीं बोलोगे सर रेंज में सेट बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तुम बोलोगे सर कनेक्टेड एलिमेंट कौन है? 1 के साथ ए कनेक्ट है, सही है, 2 के साथ बी कनेक्ट है, सी किसी के साथ कनेक्ट नहीं है तो सी नहीं आएगा, 3 के साथ डी कनेक्ट है, 4 के साथ ई कनेक्ट है। तो कनेक्टेड एलिमेंट मेरे रेंज होते हैं, और रेंज को मैं ये भी कह सकता हूं कि ये मेरे फंक्शन के आउटपुट्स होते हैं, आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन। बात चमक गई? बात समझ में आ गई? हमें चमक गई है। क्या चमक गई है? कि भाई डीएफ क्या है? डोमेन है। डोमेन क्या होता है? सेट ए के सारे एलिमेंट ले लो, किसी भी एलिमेंट को अपने लोगों को नहीं छोड़ना। क्यों छोड़े? नहीं छोड़ सकते, सारे एलिमेंट ले लो, वो डोमेन होंगे। उनको इनपुट्स के नाम से भी तुम लोग जानते हो, इनपुट्स भी कह सकते हो, बढ़िया बात है।
अब हमें इनपुट है तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट भी होगा, उस आउटपुट को रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इनपुट्स को डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं, आउटपुट्स को रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। क्या सेट बी के सारे एलिमेंट्स रेंज होते हैं? नहीं, सारे एलिमेंट्स रेंज नहीं होते, हो ही नहीं सकते। किसको रेंज बोलोगे? आउटपुट किसको बोलोगे? कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के सिर्फ वो एलिमेंट आउटपुट होंगे, वो एलिमेंट रेंज होंगे जो कनेक्टेड है। किससे कनेक्ट है? सेट ए से कनेक्ट है। जैसे 1 से कनेक्ट ए है, 2 से कनेक्ट बी है, 3 से कनेक्ट डी है, 4 से कनेक्ट ई है, सी बचा। तो जो कनेक्टेड है वो ए बी डी ई है, ए बी डी ई है। तो ये रेंज होगा, ये रेंज होगा, ये आउटपुट होगा। क्लियर हो गई बात? अब चौथी बात क्या है, यहां लिखता हूं मैं, है ना। चौथी बात क्या है? चौथी बात ये है सर, all the elements of set B are called codomain of the function। यानी अगर तुम्हें कोडोमेन पूछा जाए फंक्शन का, तो आंखें बंद करके सेट बी के सारे एलिमेंट उतार दो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी। अब मतलब नहीं है कि कनेक्टेड या इनकनेक्टेड, अब मतलब नहीं है। ठीक है, तो 3 बातें होंगी बच्चों। एक हो गई फंक्शन का रेंज, फंक्शन का डोमेन और फंक्शन का कोडोमेन। रिपीट कर देता हूं, अगर मैं डोमेन की बात कर रहा हूं तो मैं इनपुट्स की बात कर रहा हूं। इनपुट्स कौन से लोगे? सेट ए के सारे एलिमेंट इनपुट्स होते हैं और उनको डोमेन बोलते हैं, इसीलिए डोमेन हो गया 1 2 3 4। ठीक है, रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? रेंज हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट को रेंज कहते हैं। ठीक है, अब रेंज में क्या लें? सेट बी के सारे एलिमेंट ले लें? नहीं, सेट बी के कनेक्टेड एलिमेंट जो होंगे, जो सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड है, उनको रेंज और आउटपुट बोलेंगे। जैसे ए बी डी ई, ये मेरे हो गए रेंज। ठीक है, सी कनेक्शन नहीं दिखा रहा तो सी रेंज के अंदर नहीं आएगा। जबकि कोडोमेन अगर मैं पूछ रहा हूं तो कोडोमेन में कनेक्टेड वनेक्टेड का कोई चक्कर नहीं है। आप बोलोगे सर सेट बी के सारे एलिमेंट चाहे कनेक्टेड हो चाहे ना हो, वो होते हैं अपने कोडोमेन। इसीलिए कोडोमेन में पूरा सेट भी आ गया, ए बी सी डी ई। तीनों चीजें उम्मीद करता हूं, चारों चीजें उम्मीद करता हूं क्लियर होंगी। और क्या बातें हमें देखनी और याद रखनी है, देखते हैं। पांचवी बात यह है कि बच्चों इनपुट्स को हम एक्स कहते हैं। ठीक है, इनपुट्स को हम एक्स कहते हैं या एक्स से डिनोट करते हैं, और आउटपुट्स को हम वाई कहते हैं या वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो एक्स है ना, एक्स वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि ये जो आउटपुट आ रहे हैं ये किस पर डिपेंडेंट है? इनपुट पर। आउटपुट किस पर डिपेंडेंट है? इनपुट पर। तो जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। बात बहुत गहरी है, समझ पाओ तो समझना। क्या है वो बात? कि भैया 2 चीजें होती हैं x और y। जो तुम इनपुट्स की जो बात कर रहे हो ना, इनपुट्स जिन्हें कह रहे हो, डोमेन जिन्हें कह रहे हो इनपुट्स, उसको हम x से डिनोट करते हैं ना, x बोलेंगे। x और y 2 वेरिएबल है, x को हम इनपुट्स बोलेंगे और जो आंसर्स आएंगे आउटपुट्स उनको हम y बोलते हैं। तो याद रख लो, इनपुट्स हमारे x हैं और आउटपुट्स हमारे y हैं। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आउटपुट है। आउटपुट किस पर डिपेंड करता है? इनपुट पर। तो वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तभी तो ये हो गया मेरा फंक्शन, ये क्या हो गया? मेरा फंक्शन। ये बात नंबर 6 है, ये हो गया मेरा फंक्शन। ठीक है, ये बात नंबर 6।
इस फंक्शन के अंदर तुमने x लिखा, मतलब ये x क्या है, ये मेरा इनपुट है, फंक्शन को तुमने एक इनपुट दिया, ठीक है। तुम्हारा आंसर आएगा कुछ, वो मेरा y है, y मेरा क्या है, ये मेरा आउटपुट है। उम्मीद करता हूं क्लैरिटी आ गई होगी। ये fx इज इक्वल टू वाई हम क्यों लिखते हैं, लिख देते हो ना झटक से, fx इज इक्वल टू वाई, वो क्यों लिख रहे हो, f फॉर फंक्शन, f के बराबर में x है, यानी f के अंदर x डाला है तुमने, तो अंदर डाला है तो वो इनपुट है ना, x इनपुट हो गया। इसे सॉल्व करके आंसर y आया, तो y तुम्हारा आउटपुट हो गया। अब ये सारे काम ऐसे लिखे जाएंगे, जैसे ये फंक्शन है, अगर मैं इस f के अंदर इस 1 को डाल देता हूं तो आंसर मेरा a आएगा, अगर मैं इस f के अंदर 2 को डाल देता हूं तो आंसर मेरा b आएगा, अगर मैं इस f के अंदर 3 को डाल देता हूं तो 3d से कनेक्टेड है, आंसर मेरा d आएगा, f के अंदर मैं 4 को डाल देता हूं तो मेरा आंसर e आएगा। तो ये a b d e आउटपुट्स आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 इनपुट्स आ रहे हैं, यानी x की वैल्यूज इनपुट्स मैंने क्या क्या दिए, 1 2 3 4 दिए, 1 2 3 4, और y मेरा आउटपुट है, आउटपुट मेरा क्या क्या आया, आउटपुट आया मेरा a b d और e, ठीक है। आउटपुट को ही तो हम रेंज कहते थे, तो देखो रेंज मेरी ए बी डी है, और इनपुट्स को हम डोमेन कहते थे, डोमेन हमारा 1 2 3 4। उम्मीद करता हूं ये पूरी क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ गया होगा, डिटेल में समझ चुके होंगे कि ये क्या है, क्या हमसे कहना चाहता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसको पॉज करके हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, अब आगे बात करेंगे इसी में। अब देखो मैं आपको दो चीजें दिखाता हूं, ठीक है, ताकि हमें क्लैरिटी रहे। सीधी लाइन है ना, ठीक है। अब मैं दोनों जगह एक बात लिख रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन, कौन सी रिलेशन हमारी फंक्शन है। सेम सवाल मैं यहां पूछूंगा, which of the following which of the following relation is a function, कौन सी रिलेशन फंक्शन है। अब देखो पूछने के तरीके मेरे दोनों जगह अलग है, इधर मेरा तरीका क्या है, इधर मेरा तरीका क्या है कि इधर मैं आपको पहली रिलेशन दे रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दूसरी रिलेशन में इधर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तीसरी रिलेशन में यहां पर देता हूं एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और चौथी रिलेशन में आपको देता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, चौथी रिलेशन में आपको देता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर हमारा कितना है 4x, ठीक है, ओके। और उधर एक काम करते हैं, उधर मैपिंग देते हैं, क्या करें, हाँ चलो इससे ही समझो, ठीक है। इधर मैं 4 मैपिंग देता हूं, नंबर फर्स्ट दिस इज ए, दिस इज बी सेट, ठीक है, ये है 1 2 3 4, ये ए है, 1 ए से कनेक्टेड है, 2 ए से कनेक्टेड है, 3 ए से कनेक्टेड है, 4 ए से कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं
दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी सी डी ई, दिस इज 1 2 3 4 5, 1 ए से कनेक्ट है, 2 बी से कनेक्ट है, 3 सी से कनेक्ट है, 3 4 से कनेक्ट है, डी 5 से कनेक्ट है और सी भी 5 से कनेक्ट है। ठीक है, तीसरा मैं एग्जांपल देता हूं, तीसरा एग्जांपल देता हूं, दिस इज अवर सेट ए एंड दिस इज अवर सेट बी। ठीक है, इधर है अपना 1 2 3, इधर है अपना ए बी सी, 1 ए से कनेक्ट है, 2 सी से कनेक्ट है और 3 बी से कनेक्ट है। ठीक है, ये लग नहीं रहा लेकिन है, सही कर लो इसको, 3 बी से कनेक्ट है। और चौथा एग्जांपल और ले ले रहे हैं, एक चौथा एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज अवर सेट ए एंड दिस इज अवर सेट बी। ठीक है, इधर है अपना 1 2 3 4 और 5, इधर है अपना ए बी सी डी, 1 ए से कनेक्ट है, 2 बी ए से कनेक्ट है, 3 बी ए से कनेक्ट है, 4 बी से कनेक्ट है और 5 सी से कनेक्ट है। ठीक है, अब देखो एक यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने का मकसद है, इस वजह से एक ही सवाल पूछे मैंने दो तरीके से, सवाल दोनों जगह एक ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन, कौन सा रिलेशन हम फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे कि अपना फंक्शन। इसको तो हम जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको हम लोग मैपिंग बोलते हैं, तो ये तो हम जानते ही हैं। चेक करें, एक तो ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए है, यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी अगर मैं चेक करने के लिए इसको बेबी और इसको फादर मान लूं तो 1 के पापा ए हैं, 2 के पापा भी ए हैं, 3 के पापा भी ए हैं और 4 के पापा भी ए हैं, यानी 4 लोगों के सिंगल पापा हैं जिनका नाम ए है, तो ये तो हमें चलेगा, है ना, यानी बोल सकते हैं 1 2 3 4 सब भाई बहन है, यूनिकनेस दिखा रहा है, यानी दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ये रिलेशन मेरी फंक्शन है, इसको तो मैं फंक्शन बोलूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो, एक तो ए बी सी डी सब कनेक्टेड है, ए के पापा 1 है, बी के पापा 2 है, सी के पापा 3 है और सी के पापा 4 भी है, ये नहीं हो सकता, एक बच्चे के 2 फादर पॉसिबल नहीं है, यूनिकनेस खत्म हो गया, मतलब ये मेरा फंक्शन नहीं है, इसको मैं फंक्शन बोलना नहीं पसंद करूंगा। ठीक है, इधर आ जाओ, 1 2 3 तीनों कनेक्टेड है, 1 के पापा ए हैं, 2 के पापा सी हैं, 3 के पापा बी हैं, यूनिकनेस भी है और सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, ये मेरा फंक्शन होगा, इसको मैं फंक्शन बोलना पसंद करूंगा। ठीक है, इधर आ जाओ, 1 के पापा ए हैं, 2 के पापा भी ए हैं, 3 के पापा भी ए हैं, इन तीनों के पापा ए हैं, चलेगा, चलेगा ना, अगर मैं इसको बेबी और इसको फादर बोलूं तो ये तो चलेगा, 1 2 3 तीनों भाई बहन हो गए, सिंगल पापा रखे हुए बैठे हैं। ठीक है, 4 के पापा बी है, 5 के पापा सी है, डी बच गया, सेट बी में कुछ बच जाए तो उससे फर्क नहीं आता, ये भी अपना फंक्शन है, ये भी बच्चों अपना फंक्शन है। ठीक है, अब इसी वाली बात को, ये जो मैपिंग वाली बात है, इसी वाली बात को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं क्या, यहां पर तो कोई मैपिंग नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया है कि भैया एक्स जो होता है ना मेरा वो इनपुट है और y जो होता है मेरा वो आउटपुट है, इनपुट मेरा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और आउटपुट जो होता है मेरा वो डिपेंड कर रहा है x पे, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये x होते हैं ना, ये x होते हैं, y होते हैं, एक x से 2 आंसर नहीं आने चाहिए, यानी एक x से 2 y की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो वो फंक्शन नहीं होता। इसको देखो, ये एक रिलेशन है, तो मैं बोल रहा हूं कि y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू 1 माइनस y, है ना, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 डालता हूं, x की वैल्यू 1, तो मुझे यहां पर y मिलेगा ऐसे समझो इसको, y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं यहां x की वैल्यू 1 डालता हूं तो 1 माइनस 1 0, y मिलेगा 0। ठीक है,
अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 2 डालता हूं तो 1 माइनस 2 माइनस 1, y मिलेगा माइनस 1। यानी हर x की अलग वैल्यू पे y कुछ अलग मिलेगा, x की अलग वैल्यू पे y कुछ अलग मिलेगा। तो ये मेरा फंक्शन होगा, ये मेरा फंक्शन है, क्योंकि x की हर अलग वैल्यू पर y कुछ अलग मिल रहा है, यूनिक इमेज मिल रही है, तो ये मेरा फंक्शन है। इसको देखो जरा, इसको देखो, अगर ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूं कि बेटा जरा x की वैल्यू 1 रख दो, पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रख दो, यहां तुम 1 रख रहे हो, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स की जगह 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 आ गया 3, y की वैल्यू आ गई √3, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारे इनपुट्स हो गए, ये तुम्हारे आउटपुट्स हो गए, ठीक है। या इसको मैं थोड़ा डिटेल में दिखाऊं, इसका मतलब क्या हो गया, यहां बना दे रहा हूं, इसका फिगर मैंने यहां बनाया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, बहुत ध्यान से देखना। एक्स क्या होता है, एक्स होता है इनपुट, यानी एक्स तुमने 1 रखा होगा, यहां 1 होगा, तो 1 पे वाई के 2 आंसर आ रहे हैं, एक +√3 आ रहा है और एक -√3 आ रहा है। यानी 1 से ये +√3 भी कनेक्टेड है, ये -√3 भी कनेक्टेड है। एक से 2 लाइनें नहीं निकलनी चाहिए, 1 के पापा √3 भी है, 1 के पापा -√3 में, ये पॉसिबल नहीं है। यानी ये जो चीज है वो y के मुझे 2 आंसर दे रही है, एक x रखने पर y 2 मिल रहा है, एक मिल रहा है √3 और एक मिल रहा है -√3। तो ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन को पूरी नहीं कर रहा, तो यानी दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। यानी फंक्शन को हम मैपिंग के अलावा एल्जेब्राइकली भी देख सकते हैं, मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। इसको देखो जरा, ये है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इक्वल टू एक्स माइनस 1। भाई x की हर एक वैल्यू पे एक ही आंसर मिलेगा। जैसे अगर तुम यहां पर x को 1 रखोगे ना तो तुम्हें y मिलेगा 1 माइनस 1 0, x को तुम यहां 2 रखोगे ना तो y मिलेगा तुम्हें 1, यानी x के हर वैल्यू पर y अलग मिल रहा है, तो यानी ये मेरा फंक्शन होगा, दिस इज फंक्शन, ये मेरा फंक्शन है। इसको देखो, यहां पर अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रख देता हूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू +-2, यानी x 1 रखने पर 2 आंसर मिल रहा है, एक +2 -2, एक से 2 नहीं निकल सकते, यूनिकनेस खत्म हो गई, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। तो कहने का और समझाने का मतलब ये है कि फंक्शन को आप 3 तरीके से जज कर सकते हो, या तो आप मैपिंग से देख लो, ठीक है, ये मैपिंग वाला है, या फिर आप ऐसे देख लो, ये क्या है, ये एल्जेब्राइक है ना, ये हमारा एल्जेब्राइकली है, यानी मैथमेटिकली है, या तीसरी बात होती है आप उसे ग्राफिकली देख लो। वो बात और देखते हैं और लेक्चर को यहां पर खत्म करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हमारा आखिरी फॉर्मेट की, कि अगर मुझे ग्राफिकली दे दिया जाए तब क्या करूंगा, ठीक है। जैसे अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, इसमें से कौन सा फंक्शन है। अब मेरे पास ना मैपिंग है और ना मेरे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है, और पहला मैंने दे दिया कि पहला मेरा ग्राफ है ये, ठीक है, पहला मेरा ग्राफ है ये, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, अच्छा सा नहीं बना लेकिन है सर्कल टाइप है, ठीक है। दूसरा मेरा ग्राफ है, दूसरा मेरा ग्राफ है ये, ठीक है, पैराबोला बना लेते हैं,
तीसरा मेरा ग्राफ है इलिप्स। ठीक है, ग्राफ किसके हैं अभी आप इससे मतलब मत रखो, सिर्फ जो समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझो। ठीक है, और चौथा मेरा ग्राफ है, इसको बना लेते हैं। चौथा मेरा ग्राफ है कोई ऐसा। ठीक है, ये मैंने 4 ग्राफ दिए, ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अच्छा सा। ठीक है, चौथा मेरा ग्राफ है, ये किसके ग्राफ है इसकी तुम टेंशन मत लो अभी, ये ग्राफ किसके हैं इसकी टेंशन मत लो, ये आगे क्लैरिटी आ जाएगी। अभी सिर्फ तुम ये समझो कि ये किसी के तो ग्राफ है। ठीक है, ये किसी के तो तुम्हारे ग्राफ है, तो इसको थोड़ा कायदे से बनाऊं। अब अगर मुझे ग्राफ दिए हुए हैं और मुझे चेक करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं VLT। वर्टिकल लाइन टेस्ट को हमेशा याद रखा जाएगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट मेरा क्या होता है ना, इसको अलर्ट है, दिस इज अलर्ट। ठीक है, अलर्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, क्या होता है, जो भी ग्राफ है उस ग्राफ पर आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करोगे, और वो जो वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वो ग्राफ को 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट ना करे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, कितनी भी कर सकते हो, 1 2 3 आपकी मर्जी है। मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये सब वर्टिकल लाइन है। तो तुम किसी भी वर्टिकल लाइन को उठाओ, वो ग्राफ को 1 से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, देखो। ठीक है, ये उठा लो, चाहे ये भी 1 से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, ये भी 1 से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, 1 से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं करने चाहिए। ठीक है, लिख दे रहे हैं, नॉट कट द ग्राफ, नॉट कट द ग्राफ, बल्कि कट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, नॉट इंटरसेक्ट द ग्राफ, नॉट इंटरसेक्ट द ग्राफ, इंटरसेक्ट द ग्राफ, ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करे एट मोर देन 1 पॉइंट, एट मोर देन वन पॉइंट, 1 से ज्यादा पॉइंट पर ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करे। नोट, इसको नोट कर ले, यही वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। अगर नॉट इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर देन एट मोर देन 1 पॉइंट, 1 से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे। अगर 1 से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाती है तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। जैसे 1 से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ये मेरा फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इसको चेक करते हैं, चाहे यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, बस एक पॉइंट पर, है ना। तो 1 से ज्यादा पे कट ना करे, 1 पे कर सकती है, यानी ये ग्राफ मेरा फंक्शन का है, दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको देखते हैं, भाई यहां बना दो, यहां बना दो, कहीं भी बना दो, किसी भी लाइन को उठाओगे तो वो ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 2 पॉइंट पर। ये मेरा फंक्शन नहीं है, 1 से ज्यादा पॉइंट पर कटना हो। ठीक है, इसको देखो, कहीं भी बना दो, कहीं भी बनाओ, ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, कोई एक लाइन, तो ये मेरा फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट याद रखेंगे ग्राफ के लिए, कि अगर आपको ग्राफ दे दिए गए और पूछ रहा है ग्राफ दे करके कि इसमें से कौन सा फंक्शन, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे, वर्टिकल लाइंस डालोगे, और वो जो लाइन है अगर ग्राफ को 1 से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जाती है तो वो फंक्शन नहीं होगा, एक ही पॉइंट पर कट करती है तो वो फंक्शन होगा। जैसे ये और ये फंक्शन है और ऊपर वाले फंक्शन नहीं है। उम्मीद है आज का लेक्चर में क्लैरिटी आ गई होगी। कल हम इस कैलकुलस को और आगे बढ़ाएंगे, फंक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। मैंने 12th के सेक्शन में, जो 12th का प्लेलिस्ट है उस सेक्शन में कुछ बच्चों के कमेंट देखे, नाम याद नहीं आ रहा,
क्या था, लेकिन मैं कुछ ऐसा कमेंट था कि सर 11th की वीडियोस का क्या हुआ। तो बेटा 11th की वीडियोस 11th वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखो, उसमें सारी 11th की वीडियोस पढ़ रही हैं, धीरे धीरे करके 11th में भी आगे बढ़ रहे हैं और 12th में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका सिलेबस पूरा कराएंगे, ये पूरी श्योरिटी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।